Assalamu alaikum and welcome to lecture 27. Our topic is portfolio management. Let's have a look at outline. As you know, we have started portfolio theory, so we will continue from the portfolio theory and we will discuss two assets portfolio selection, risky and risk-free assets, implications for investments. So this is our total outline for today's coverage. You know, we have started portfolio theory in which we have discussed risk in detail, how to calculate and measure risk and related returns, and then we have started portfolio theory. And in portfolio theory, we have discussed that the basic purpose to build a portfolio is to diversify the risk and to maintain an equilibrium between returns and related risk, in which we have discussed risk reduction. How can we reduce risk by building a portfolio, and in which we have covered correlation coefficient, and today we will start from two asset portfolio. Basically, two asset portfolio means that there are two investments in which are included in the portfolio. आपके सामने एक example है in which there are two investments by the name of investment A and investment B, and the return is mentioned as RA and RB for investment A and B, and similarly the risks are mentioned in the form of sigma A and sigma B, और उनकी proportion आपके सामने mention है कि proportion of investment A is X, और जो बाकी proportion बच गई है that can be reflected by 1 minus X. तो B की जो total proportion है in the portfolio is 1 minus X, और A की प्रोपोर्शन है X, और ये मार्केट वैल्यू की बेस पे है. अभी व्हाट विल, एक जब इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं पोर्टफोलियो में और पोर्टफोलियो बिल्डअप कर देते हैं, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या राइज होता है, व्हाट विल बी द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. द रिटर्न विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ द टू एवरेज रिटर्न्स. इसको हम काफ़ी डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हम वेट किस तरह करेंगे और रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो किस तरह डिटरमिन करेंगे. उसके लिए क्या था कि आप मल्टीप्लाई, जो रिटर्न्स है आपके पोर्टफोलियो में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शन और वेटेज इन द पोर्टफोलियो. फॉर एग्जांपल, आप इन्वेस्टमेंट ए का और इस पोर्टफोलियो में जो दो एसेट्स हैं ए और बी, इनका पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय आर ए प्लस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय आर बी. तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा डेट इज द वेटेड एवरेज रिटर्न या मीन रिटर्न, या उसको एवरेज रिटर्न भी आप कह सकते हैं, ऑफ दिस पोर्टफोलियो. द रिटर्न विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ द टू एवरेज रिटर्न्स, बट द रिस्क विल डिपेंड ऑन हाउ मच द फ्लक्चुएशंस इन ए एंड बी काउंटर एक्ट ईच अदर. तो रिटर्न तो आप सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे बाय वेटिंग ईच रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन, बट इन द केस ऑफ रिस्क क्या आपको देखना होगा कि काउंटर एक्ट कितना कर रहे हैं रिस्क एक दूसरे को. द एक्सटेंट टू विच दिस हैपेंस विल डिपेंड ऑन द कोरिलेशन बिटवीन द टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि आपको कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना होता है, आइदर द जो रिस्क हैं और रिटर्न्स हैं, आइदर दे आर कोरिलेटेड और नॉट. तो उनके दरमियान आपको कोरिलेशन देखना होगा. द एक्सटेंट टू विच दिस हैपेंस विल डिपेंड ऑन द कोरिलेशन बिटवीन द टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स.
कि कोरिलेशन है दोनों इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न में या नहीं। अगर एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इंक्रीज हो रहा है तो बी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इंक्रीज हो रहा है सेम डायरेक्शन में या नहीं। अगर ए का रिटर्न इंक्रीज होता है और बी का रिटर्न भी इंक्रीज होता है देन दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। और अगर ए का रिटर्न डिक्रीज हो रहा है और बी का रिटर्न इंक्रीज हो रहा है देन इट मीन्स दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। और अगर ए का रिटर्न इंक्रीज हो रहा है लेकिन बी का आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, देन देयर इज नो कोरिलेशन और वेरी लो कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क आपका किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ऑन द कोरिलेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। आपके सामने एक ग्राफ प्रेजेंट हुआ है जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है। आपकी स्क्रीन पे जो ग्राफ आ रहा है उसमें हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे हमने रिटर्न परसेंटेज रिटर्न को रिफ्लेक्ट किया है, यानी रिटर्न किस तरह मूव हो रहे हैं ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर ए एंड आर बी। यहाँ पे आपके आर ए मेंशन है, दिस इज योर आर ए एंड दिस इज योर आर बी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब डिक्रीज हो रहा है रिटर्न ऑफ एसेट बी इन्वेस्टमेंट बी तो उस इन्वेस्टमेंट ए का रिटर्न भी डिक्रीज हो रहा है। और इसकी मूवमेंट आप देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग इफेक्ट आ रहा है यहाँ तक, और लेकिन इन्वेस्टमेंट ए के केस में वो इतना ज्यादा डिक्रीजिंग इफेक्ट नहीं है, वो ज्यादा कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बी का रिटर्न यहाँ पे फर्दर डिक्रीज हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट ए का रिटर्न कुछ इंक्रीजिंग और फिर ज्यादा सा डिक्रीज भी हो रहा है। तो इट मीन्स कि वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। और ये वो पॉइंट है जहां पे दे काउंटर एक्ट ईच अदर। काउंटर एक्ट किस तरह कर रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट बी का रिटर्न इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ए का रिटर्न मिनिमम पोजीशन पे है, तो ये काउंटर एक्ट कर रहे हैं। काउंटर एक्ट का क्या मतलब कि जब एक रिटर्न आपका पोर्टफोलियो में आप एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पोर्टफोलियो में ज्यादा रिटर्न दे रहा है और दूसरे का कम रिटर्न दे रहा है तो काउंटर एक्ट हो गया और इन्वेस्टर को एट द एंड ऑफ द डे और टोटल पोर्टफोलियो पे एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रही है। और यहाँ पे आप आगे देख रहे हैं कि एम्पलीफाइज फ्लक्चुएशंस हो रही हैं कि दोनों का ज्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है और दोनों के इंक्रीज हो रहे हैं रिटर्न और दोनों एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है फॉर रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ए टू एसेट पोर्टफोलियो, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि रिटर्न जो है आपका रिटर्न आपका जो हमने डिस्कस किया प्रोपोर्शन, ईच रिटर्न को आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद द रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, उसको मल्टीप्लाई किया विद द रिटर्न और प्लस उसका जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन्वेस्टमेंट बी, उसका प्रोपोर्शन है 1 माइनस एक्स, यानी रिमेनिंग प्रोपोर्शन इन द पोर्टफोलियो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 माइनस एक्स। तो एसेट बी के केस में इन्वेस्टमेंट बी के केस में प्रोपोर्शन है 1 माइनस एक्स और उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द रिस्पेक्टिव रिटर्न दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर बी। तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो आ जाएगा। लेकिन रिस्क का जो फॉर्मूला है वो लेंथी है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रिटर्न्स, इंडिविजुअल रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स शामिल हैं वो देख लें आप। कि आपको तो पता है कि रिस्क इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो हमने ये जो पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था कि जब आप एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस का फिर स्क्वायर रूट करते हैं तो आपके पास रिस्क आता है। तो इस फ्लो में हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने सिग्मा ऑफ ईच एसेट और या इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं। तो सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द प्रोपोर्शन, रिलेटेड प्रोपोर्शन, दोनों का स्क्वायर किया हुआ है, प्लस सिग्मा बी
उसका भी स्क्वायर किया हुआ है, और यहाँ पे हमने पहले इन्वेस्टमेंट ए का रिस्क और उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई किया उसके वेरिएंस को, प्लस प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बी उसको मल्टीप्लाई किया उसके रिलेटेड प्रोपोर्शन के साथ, प्लस 2x यानी दोनों के प्रोपोर्शन लिखिए. दिस इज प्रोपोर्शन फॉर एसेट ए, दिस इज प्रोपोर्शन फॉर एसेट बी, इन्वेस्टमेंट बी, मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट. दिस इज योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट और मल्टीप्लाई बाय विद द रिस्पेक्टिव रिस्क्स सिग्मा ए एंड सिग्मा बी. तो ये रिस्क का फॉर्मूला है टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ ए टू एसेट पोर्टफोलियो. यानी आपके पोर्टफोलियो में जब दो एसेट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट ए इन्वेस्टमेंट बी, तो उसका रिस्क आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे. द फाइनल एलिमेंट ऑफ दिस टू एसेट पोर्टफोलियो रिस्क इक्वेशन इज द वाइटल पार्ट. इसमें आप ये समझ लें जो ये आपका PAB sigma A and sigma B, this is your covariance of A and B. This is your covariance of A and B. और अगर आप इसको इंडिविजुअल हालत में देखें तो then it is your correlation coefficient between the returns of A and B. It is a correlation coefficient which determines how much diversification is possible. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बेस पे यू कैन डिसाइड विच इन्वेस्टमेंट इज फिजिबल फॉर द पोर्टफोलियो और नॉट. तो इट इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच डिटरमिन्स हाउ मच डाइवर्सिफिकेशन इज पॉसिबल इन द पोर्टफोलियो. अभी हम कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन देखते हैं. One way of calculating the correlation coefficient of returns between two investments in a two asset portfolio is to be begun by calculating the covariance of the returns from the two investments. इसकी कैलकुलेशन हम पहले भी गुजार चुके हैं, देख चुके हैं, उसको हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कि जब हम पोर्टफोलियो का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं. कोवेरियंस ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ए इन्वेस्टमेंट बी किस तरह मेंशन करेंगे, ये हम देख चुके थे कि समेशन मल्टीप्लाई बाय उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी और विद इन द ब्रैकेट एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न. और बार जो शो कर रही है दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न या आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न जो थी वो है, और इसको मल्टीप्लाई किया विद द रिटर्न्स जो क्वेश्चन में मेंशन होंगे और उनका सम अप किया प्रोबेबिलिटीज के साथ, तो आपका क्या आ गया कोवेरियंस बिटवीन द टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट ए एंड बी. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द रिटर्न्स फॉर टू इन्वेस्टमेंट ए एंड बी इन अ टू एसेट पोर्टफोलियो इज कैलकुलेटेड एज. जब आपको ने कैलकुलेट कर लिया अपना कोवेरियंस, तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और उसको हम मेंशन किस तरह कर रहे थे, स्मॉल p इंटू 1b. तो वो कैसा कैलकुलेट होगा कि कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी जो कि ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं डिवाइडेड बाय सिग्मा ए एंड सिग्मा बी, यानी रिस्पेक्टिव रिस्क ऑफ द टू एसेट उनके साथ डिवाइड किया कोवेरियंस को, देन यू कैन गेट योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट. This is a covariance of returns from investments A and B divided by the standard deviation of returns from investment A multiplied by the standard deviation of returns from investment B. तो ये आपके रिस्क हैं या इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं. इनसे आपको कोवेरियंस को डिवाइड करेंगे तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा ऑफ टू एसेट पोर्टफोलियो. नाउ वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फॉर ए टू एसेट पोर्टफोलियो, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं. आप जो वेरिएंस है उसको सिग्मा के साइन से भी, सिग्मा स्क्वायर के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल s के साइन से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे फॉर्मूला देखा था उसमें सिग्मा स्क्वायर हमने लिखा था, और यहाँ पे हम उसको s से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके
आपके सामने अगर किसी बुक में या किसी एग्जामिनेशन में मुख्तलिफ एब्रीविएशंस भी यूज़ हो जाएं तो आपको याद रहे कि दिस इज़ योर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टू एसेट पोर्टफोलियो में ये वही फॉर्मूला है जो हम पीछे देख चुके हैं कि हमने रेस्पेक्टिव वेरिएंस को मल्टीप्लाई करते हैं विद द प्रोपोर्शन ऑफ दैट एसेट इन द पोर्टफोलियो प्लस 2 multiplied by the proportion of each investment multiplied with the correlation coefficient of each investment and multiplied by the standard deviation of या risk of both assets। इसमें वही चीज़ें रिपीट की हैं ताकि आपको समझ आ जाएं और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। Now we will discuss expected return from a two asset portfolio। expected return का तो आपको मालूम होगा कि expected return आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास how many returns अवेलेबल हैं और उनका state of world क्या है। यानी अगर स्टेट ए में आपका जो रिटर्न है वो 4 होगा लेकिन उसके चांसेस हैं 5%, तो आप रेस्पेक्टिव जो प्रोपोर्शन है या रेस्पेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द जो उसका रेस्पेक्टिव रिटर्न है, तो उनको सम अप करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ जाएंगे। या आपको ओवर द ईयर 7-8 रिटर्न्स दिए हुए हैं कि ईयर 1 में इतना था, ईयर 2 में इतना था, ईयर 3 में इतना था, उसको सबको सम अप करके डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ पीरियड, तो आपके पास एवरेज रिटर्न या मीन रिटर्न आ जाएगा, डेट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो यहाँ पे हम किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये हम कह रहे हैं कि हमें प्रोपोर्शन बताई गई है, प्रोपोर्शन ऑफ ईच एसेट इन द पोर्टफोलियो। तो हमने हर रिटर्न को उसके प्रोपोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करके अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। दिस इज योर रिटर्न एंड दिस इज योर प्रोपोर्शन ऑफ एसेट इन द पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे हमने इस तरह एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया और ये रिपीट किए हैं ताकि कोई इसमें कंफ्यूजन ना रहे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इसके जब हमने समझ लिए कॉन्सेप्ट्स को तो हम उसके एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको ये कुछ फार्मूलाज वगैरह बता देते हैं, उसके बाद फिर हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। नोट दैट इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल टू +1 यानी +1 विच इज द हाईएस्ट वैल्यू इट कैन टेक, देन द कोवेरियंस बिकम्स, कोवेरियंस क्या हो जाएगा +1 इंटू रिस्क ए या स्टैंडर्ड डेविएशन ए मल्टीप्लाइज बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बी, और स्टैंडर्ड डेविएशन ए और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, क्योंकि आपका जो PAB है कोवेरियंस है बिटवीन द टू एसेट्स इज +1। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं। जब आपका +1 होगा तो सिंपल आप दो रिस्क को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा विच यू कैन यूज इन योर रिस्क फार्मूला। और दो जो आपका रिस्क फार्मूला होगा उसमें आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये आपका स्क्वायर रूट है पूरा, उसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे PAB जो होता था उसको हमने उसको मेंशन नहीं किया क्योंकि इट इज इक्वल टू +1, तो उसको ना भी लिखें तो फिर आप अपना रिजल्ट आपके उतना ही आएगा जितना आप PAB लिख भी दें +1 तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो आपका ये बन जाएगा अंडर स्क्वायर रूट और सिग्मा ए मल्टीप्लाई विद द रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शन प्लस सिग्मा बी इंटू 1 - x होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास रिस्क आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि हम इसको ड्राइव कर सकते हैं अगर +1 होगा कोवेरियंस बिटवीन एसेट A and B। As PAB equal to +1 is the highest value it can take, then sigma A multiplied by proportion plus sigma B multiplied by respective proportion is the highest value the expression for risk can take। तो ये डेरिवेशन है जनरली के ड्राइव किस तरह करेंगे, अगर आपका
जो PAB है कोवेरियंस वो +1 हो जाए। Therefore, the risk is a simple weighted average of individual risk if PAB equal to +1. Therefore, in most cases, in practice, the risk will be less than a simple weighted average of the individual risks. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आपके पास +1 की फिगर है PAB की, तो फिर आपको ये फॉर्मूला आप उसको इस तरह ड्राइव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सिक्योरिटीज A एंड सिक्योरिटी B। उसमें आपको रिस्क और रिटर्न्स रेस्पेक्टिव सिक्योरिटीज के बता दिए गए हैं। A क्या क्या रिस्क है, उसका क्या रिटर्न है, इसमें B का क्या रिस्क है, उसका क्या रेस्पेक्टिव रिटर्न है। अ पोर्टफोलियो इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद 60% ऑफ द अवेलेबल फंड्स इन A एंड 40% इन B। यानी कि आपके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे, उसके लिए प्रोपोर्शन आपने डिफाइन कर दी है कि इन्वेस्टमेंट A में आप इन्वेस्ट करेंगे 60% और B एसेट में आप इन्वेस्ट करेंगे 40% ऑफ योर अवेलेबल बजट, और ये आपका टोटल 100% इस तरह डिवाइड हो जाएगा बिटवीन टू एसेट्स। डिटरमिन द रिस्क and return and risk of the portfolio if the correlation coefficient between the returns of A and B, इसमें correlation coefficient आपको बता दिए गए हैं, that is 0.9, 0.5 और -0.2, यानी 3 अगर correlation coefficient हो तो फिर आपके क्या रिस्क और क्या रिटर्न्स कैलकुलेट होंगे। आपको फार्मूला अभी याद होगा क्योंकि हमने रिवाइज भी किया है अभी स्टार्ट में लेक्चर में, तो आप ड्राइव इसका बहुत आराम से कर सकते हैं। हमने रेस्पेक्टिव जगहों पे सिर्फ उनकी फिगर्स पुट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो किस तरह कैलकुलेट होगा, प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई बाय द रेस्पेक्टिव रिटर्न्स। प्रोपोर्शन ए की क्या है 60% यानी 0.6 और बी की क्या है 40% मीन्स 0.4। उनके रेस्पेक्टिव रिटर्न्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे और हमारे पास आंसर आ गया 11.2%। सो दिस इज योर रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। और रिस्क इसका किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं कि रिस्क ए जो फॉर्मूला पहले मेंशन करती है कि हमने प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई किया विद ये दिस इज योर प्रोपोर्शन एंड दिस इज योर रिस्क या वेरिएंस, उसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, उसको डिफरेंट तरीके से मेंशन कर दिया है लेकिन फॉर्मूला आपका सेम है। तो उसमें रेस्पेक्टिव जगहों पे हमने चीजें पुट की हैं। 0.6% इज योर परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ एसेट ए एंड 4% इज योर रिस्क, और स्क्वायर किया है क्योंकि हम वेरिएंस को मेंशन करेंगे और क्योंकि जो रिस्क है उसको स्क्वायर करें तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा और वेरिएंस हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो ये हमने पहले एसेट ए का ले लिया, फिर एसेट बी का ले लिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस और उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट और मल्टीप्लाई बाय द रेस्पेक्टिव रिस्क, तो आपका 5.46% आता है। अगर आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो मेंशन है इन द क्वेश्चन इज 0.9 फॉर रिक्वायरमेंट ए, तो 5.46% आता है इफ योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.9 for between the assets A and B, and in case of requirement B which is given कि correlation coefficient अगर 0.5 हो तो फिर आपका जो रिस्क निकलता है पोर्टफोलियो डेट इज 4.87%, और अगर आपका नेगेटिव में हो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डेट इज -0.2 तो फिर आपका रिस्क निकलता है पोर्टफोलियो 3.80%। तो आपने देखा कि सबसे कम रिस्क किस जगह पे है, सबसे कम रिस्क उस जगह पे है जहां पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव में है, डेट इज -0.02। यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेट हैं, बट नेगेटिव कोरिलेट हैं दोनों एसेट। जब आपका नेगेटिव कोरिलेशन होगा between the assets in a portfolio then your risk will be low।
तो यहाँ जो हमने पिछले लेक्चर में चीज डिस्कस की थी कि नेगेटिव कोरिलेशन हो, डेट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि अगर एक रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो काउंटर इफेक्ट होगा और आप इन्वेस्टर सेफ रहेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, वहाँ वो उसका रिस्क सबसे कम निकला है, डेट इज 3.80%। तो यहाँ पे हमने उसकी कैलकुलेशन देख लेंगे कि हम रिस्पेक्टिव रिटर्न ऑफ एन टू एसेट पोर्टफोलियो और रिस्क ऑफ टू एसेट पोर्टफोलियो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। Now we will discuss implications for investment. The implications of this diversification process for investment are, अभी ये diversification जो हमने की है अपने पोर्टफोलियो के, इसके implications क्या होंगे। An investor should not consider an investment's risk and return characteristic in isolation, यानी वो isolation में नहीं consider करेगा, but compare it to existing investments in order to identify any diversification opportunities. It is therefore possible to reduce the risk of the investor's portfolio without any reduction in return, provided that investments that are to some degree less than perfectly positive correlated can be identified. यानी अपने रिटर्न को कम किए बगैर वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगा कि उसका रिस्क भी कम हो जाए, रिटर्न या तो मेंटेन रहे या फिर इंक्रीज हो जाए। तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करेगा ताकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे और उसका रिटर्न्स भी सेफ रहे, वो कम ना हो। इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। It is possible for an investor to diversify away some risk by investing in more shares. These shares must, however, be to some degree less than perfectly positively correlated with the returns on his existing portfolio. A rational, risk-averse investor will diversify away as much risk as is possible and will therefore hold the market portfolio of shares. He may then decide to hold this portfolio in some combination with risk-free assets. यानी होल पर्पस उसका पोर्टफोलियो का क्या था कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने रिटर्न्स को सेफ रख सके और इन द एट द कॉस्ट ऑफ मिनिमम रिस्क, यानी रिस्क को जितना वो मिनिमम कर दे और अपने रिटर्न्स को या तो मेंटेन रखे या इंक्रीज करे। तो उसके लिए वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा और उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आएगा। और उसके लिए यहाँ पे प्रोसीजर्स भी हमने देखे कि वो रिस्क और रिटर्न्स का किस तरह कोरिलेट करेगा और किस तरह उनका कैलकुलेशन करके अपने पोर्टफोलियो को डिसाइड करेगा। अभी इम्प्लीकेशंस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। पोर्टफोलियो थ्योरी एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। To an individual investor, portfolio theory and an understanding of diversification is important in order to reduce risk with no reduction in return. तो हर जगह हम पोर्टफोलियो में जो चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं, that is your risk reduction. Reduce risk with no reduction in returns. So this is important in the portfolio theory. However, even for a single individual investor, there are practical problems. Assessing their own risk return preferences, क्योंकि चूज करना पोर्टफोलियो को इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि आप जो पोर्टफोलियो में एसेट्स को लेके आ रहे हैं और जिन एसेट्स पे मुश्तमिल होगा वो पोर्टफोलियो, उनको डिसाइड करना, अपनी प्रेफरेंसेस को हाईलाइट करना, वो एक टफ काम है। डिटर्मिनिंग फोरकास्ट रिटर्न्स ऑफ करंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन रिटर्न्स आप देख चुके हैं हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। जब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, कॉस्ट ऑफ डेट को भी डिस्कस किया था, उसमें हमने डिटेल में देखे थे कि किस तरह रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किस तरह कैलकुलेट होते हैं। और यहाँ पे भी पोर्टफोलियो में भी हमने देखा कि किस तरह रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर करंट इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उसमें एडिशन कर रहे हैं किसी और इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थ्रू
हाईलाइट करेंगे कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, या तो आप ना ऐड करें और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को ही कंटिन्यू रखें, या अगर ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शंस और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है. कैरिंग आउट द कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड. So this is your implications for financial management. Now portfolio theory and companies. Financial managers should understand the concepts and theory behind diversification, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस की है. This is perhaps particularly important in unquoted companies where the shareholders themselves may well not have diversified portfolios. Maybe a large proportion of the shareholders' wealth is invested in this one unquoted company. क्योंकि unquoted company में जो shareholder होते हैं normally there are managers, और वही मैनेज कर रहे होते हैं, उन्हीं की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, तो normally it is not well diversified. In such circumstances, it may benefit the shareholders if the company were to diversify its own investment with the aim of risk reduction. However, in larger quoted companies, financial managers should not be aiming at diversification of the operations in order to reduce risk. This is because the shareholders in such companies can easily become diversified themselves by buying a portfolio of shares. Therefore, they do not need the company to diversify for risk reduction purposes. क्योंकि जो कोटेड कंपनियां हैं उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर नॉर्मली नॉट द मैनेजर्स, और वही कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो नॉर्मली आउटसाइडर होते हैं जो कि अपने एक्स्ट्रा फंड्स को इन्वेस्ट कर देते हैं इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज. तो वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर है उसके पास 100 रुपये हैं, वो 20 रुपये एक कंपनी में लगाएगा, 30 रुपये दूसरी कंपनी में लगा देगा, बाकी अमाउंट वो तीसरी कंपनी में लगा देगा. तो इन्वेस्टर जब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेता है तो फिर कंपनी को जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कंपनी का कोई पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. लेकिन अनकोटेड कंपनीज में क्योंकि नॉर्मली शेयर होल्डर्स ही आर द मैनेजर्स हु आर मैनेजिंग द कंपनी, तो उस वक्त उन्हें डाइवर्सिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू कोटेड कंपनीज. There is a direct mathematical link between portfolio theory and capital asset pricing model, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा कि हाउ टू व्हाट इज कैपम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और उसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं. लेकिन यहाँ पे हम ये बताते हैं देयर इज अ डायरेक्ट मैथमेटिकल लिंक between the portfolio theory and capital asset pricing model. This section is given to provide a flavor of the link. Note that this information is given only as background. It is not important for itself for the examination. क्योंकि अभी सिर्फ हम जो चीज़ें आगे इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे पोर्टफोलियो में, वो आगे जाके यूज होंगी इन कैपम एज वेल. और यहाँ पे जस्ट ऐसा आपको उसका नॉलेज हो जाए, क्योंकि पोर्टफोलियो में भी ये चीज़ें यूज हो रही हैं और कैपम में भी, तो यहाँ पे सिर्फ उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम देख लेंगे. अभी हम पहले टू एसेट उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट टू एसेट पोर्टफोलियो इन अ ग्राफिकल फॉर्म. The risk and return of different combinations of two assets can be represented on a graph. The shape of a graph depends on the correlation coefficient between the returns of the two assets. Positive perfect positive correlation किस हम रिप्रेजेंट करते हैं, +1 के साइन से. तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं. आप देख रहे हैं कि पहला ग्राफ, इसमें आपके सामने पिक्चर में 3 ग्राफ्स प्रेजेंट हो गए हैं और तीनों ऑप्शंस आपको पता है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं जब कोरिलेशन डिस्कस कर रहे होते हैं. आइदर द रिटर्न्स कैन बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड, और देयर मे बी नो कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स. तो पहली डायग्राम में आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि बोथ द रिस्क एंड रिटर्न्स आर अ सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल रिस्क एंड रिटर्न्स. और उसमें आप ये देख रहे हैं कि आपका रिस्क इंक्रीज हो रहा है. रिस्क जो हमने मेंशन किया हुआ है एक्स एक्सिस पे,
और एक्सपेक्टेड रिटर्न मेंशन किए हुए हैं वाई एक्सिस पे। तो आपके रिस्क जब इंक्रीज हो रहे हैं तो रिटर्न्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने आ गई है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। Note that a rational investor would choose only those portfolios that sit on the top line because they give the highest level of the return for a given level of risk। क्योंकि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट ऐसा है when there is no risk, इस पॉइंट पे कोई रिस्क नहीं है तो दिस इज रिस्क फ्री। और आप ये देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं कि जैसे जैसे रिस्क आता जा रहा है रिटर्न आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इस बी के केस में ये डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहा है कि जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज हो रहा है आपके रिटर्न्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये नेगेटिव कोरिलेट है कि बोथ एसेट्स रिटर्न्स ऑफ ईच एसेट इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय -1। correlation between asset A and B is -1 और neither one और neither nor the other, यानी जब कोई लिंक ना हो आपस में कि एक एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है और जो दूसरा एसेट है वो सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ है। The correlation coefficient will sit between +1 and -1. The line which describes the risk-return characteristic of all possible combination of assets will sit on a curved line joining A to B. This line will sit in the triangle formed by the lines that would be drawn if the correlation coefficient would either be +1 or -1. क्योंकि अगर वो सेम डायरेक्शन में जब मूव हो रहे हैं देन इट विल बिकम +1 और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं देन इट विल बिकम -1। तो यहाँ पे दोनों का कोई लिंक नहीं है, वो सेम में भी हो सकते हैं ऑपोजिट में भी हो सकते हैं और उसमें कंफ्यूजन होगी। तो इन दिस केस देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ द टू एसेट्स। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हाउ द कोरिलेशन बिटवीन द एसेट्स आर can be represented in the graphical form। अभी हम पहले मल्टी एसेट पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि अगर अभी तक तो हमने दो एसेट्स की बात की थी, अगर मल्टी एसेट्स हो तो फिर क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और उसके कुछ फॉर्मूले भी आपको आगे बता दिए जाएंगे ताकि इन केस आपके पास सिनेरियो में दो से ज़्यादा एसेट्स के आ जाते हैं तो आप उसको किस तरह टैकल करेंगे। With multiple risky assets available, the risk and return combinations possible are an area। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आई हुई है उसमें रिटर्न्स आपको बता दिए गए हैं। दिस इज योर रिटर्न ऑन वाई एक्सिस एंड रिस्क ऑन द एक्स एक्सिस। वहाँ पे आपके जो एफिशिएंट फ्रंटियर हमने डिस्कस किया था अम्ब्रेला फॉर्म में है वो भी मेंशन है और उसका लोकेशन आपको बता दी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक लाइन ऐसी आती है जहाँ पे एफिशिएंट पोर्टफोलियो होता है और एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स होता है जो कि आपको मैक्सिमम रिटर्न दे रहा होता है और एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर नॉर्मली इस पॉइंट को ही तलाश करता है और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करता है जो कि एफिशिएंट फ्रंटियर को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे इसके दरमियान में जो आपके पास ये एरिया है this is all possible risk and return combination from all available risky assets known as opportunity set। तो यहाँ पे मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में आप हर तरह की इन्वेस्टमेंट्स को अगर लेते हैं तो फिर उसमें अपॉर्चुनिटी सेट क्रिएट हो जाता है जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। Only those portfolios lying along the northwest frontier are mean variance efficient। A portfolio is mean variance efficient if it offers, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, it gives maximum return for a given level of risk
or minimum risk for a given level of return. It means it is the best option for the investor. This is what a rational investor would choose from. अभी 3 एसेट पोर्टफोलियो, जब हम मल्टी एसेट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फार्मूला आपको बताते जाएं कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा एसेट्स आ जाएं तो उसका फार्मूला आप किस तरह लिखेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे. तो रिटर्न्स के केसेस में सिंपल आप रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद द रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस, तो आपके पास रिस्पेक्टिव रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो आ जाएगा. जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हम जो रिटर्न्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द आपका जो प्रोपोर्शंस हैं, ये बी के केस में और ये सी के केस में, यानी उसका मीन रिटर्न्स भी आप कैलकुलेट करके उसके प्रोपोर्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर एक ही रिटर्न दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस. और अगर इससे ज़्यादा भी एसेट हैं तो इनको आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. प्लस अगर आपके पास डी एसेट भी है तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपने रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन के साथ, तो आप इसमें एडअप भी कर सकते हैं. और रिस्पेक्टिव रिटर्न इन द केस ऑफ मोर एसेट्स हो तो फिर आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे. और उसका रिस्क का फार्मूला भी दे दिया गया है. रिस्क का फार्मूला नॉट भी वैसे भी लेंथी है, तो इस केस में वो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. तो एक जो पोर्शन था रिस्क के फार्मूले में, रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो के फार्मूले में जो एक पोर्शन था उसमें हम रेस्पेक्टिव वेरिएंसेस को मल्टीप्लाई कर रहे थे विद द प्रोपोर्शंस के साथ, और प्रोपोर्शंस का भी हमने स्क्वायर लिया हुआ था. और जो दूसरा उसका पोर्शन था फार्मूले का, उसमें उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लिख रहे थे और उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द रेस्पेक्टिव रिस्क एंड उसके रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस के साथ. तो अगर 3 एसेट्स हो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आ रहे हैं, क्योंकि कोरिलेशन आपके तीनों एसेट्स के दरमियान आपको मेंशन करना होगा. This is correlation between asset A and B. This is correlation between B and C, and this is correlation between C and A. तो इसमें जो एडिशन हुई है, एक तो आपने यहाँ पे उसके रेस्पेक्टिव वेरिएंस को मल्टीप्लाई किया विद द प्रोपोर्शन, और तीसरी जो दूसरी एडिशंस हुई हैं that is regarding the covariance between the correlation between the assets. यानी 3 एसेट्स हैं तो तीनों का आपस में कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करना होगा, इस फॉर्मूले में डालना होगा. बिटवीन एसेट ए एंड बी, बिटवीन एसेट्स बी एंड सी, एंड बिटवीन ए एंड सी. तो इस तरह आप तीनों को कोरिलेट करेंगे और उसको इस तरह मेंशन करेंगे इन योर पोर्टफोलियो रिस्क फार्मूला इन द केस ऑफ 3 एसेट फार्मूला, 3 एसेट पोर्टफोलियो. और अगर इसमें आप ज़्यादा एसेट्स भी लेके आ जाएं 4 या 5, तो उसमें भी एडअप होते जाएंगे और कोरिलेशन आपको ज़्यादा कैलकुलेट करके इसमें फॉर्मूले में यहाँ पे शो करने होंगे. हमने लास्ट लेक्चर में पोर्टफोलियो सिलेक्शन की भी बात की थी कि चूजिंग अ पोर्टफोलियो, तो उसमें हमने कुछ एरियाज़ को कवर किया था. लेकिन जब हम यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं उसको रिपीट करते हुए जाते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग पोर्टफोलियो के टॉपिक के एंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए. विच ऑफ द पोर्टफोलियोज ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर विल द इन्वेस्टर सेलेक्ट? क्योंकि आप देख चुके थे कि एफिशिएंट फ्रंटियर जो अम्ब्रेला बनती है ये, और तो उसमें आपके पास कौन सा पॉइंट होता है जिसमें बेस्ट ऑप्शन होती है फॉर द इन्वेस्टर. दिस विल डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टू रिस्क. ये हमारा पहला पॉइंट था जब हम चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कर रहे थे कि इन्वेस्टर की प्रेफरेंस क्या है. दिस विल डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टर एटीट्यूड टू रिस्क. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंडिफरेंस कर्व्स, क्योंकि हमने ये भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्रंटियर एफिशिएंट फ्रंटियर के साथ साथ इंडिफरेंस कर्व भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क ऑब्टेन करने जा रहे हो और कुछ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं. तो इन डिफरेंस कर्व से हम ऐसे इन्वेस्टर्स को शो करते हैं कि दे आर इनडिफरेंट बिटवीन द रिस्क एलिमेंट. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिफरेंस कर्व विच आर यूनिक टू ईच इन्वेस्टर. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने इंडिफरेंस कर्व्स बने हुए हैं. वेयर अ कर्व कट्स द
vertical axis, the risk is zero. The return at this point is risk-free. As the line moves from the vertical axis, the risk is increasing, but so is the return. The increase in return exactly compensates the investor for the increase in risk. क्योंकि जब आपका risk increase हो रहा होता है तो required rate of return of the investor also increases. He is indifferent to each point on the curve. जब वो रिस्क ज़्यादा ले रहे तो वो रिटर्न भी ज़्यादा मांगता जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो indifferent हो जाएगा between the points. An investor would like to set to be on the highest curve possible, as this represents the greatest risk-free equivalent rate. It cuts the vertical axis at a higher point. Investors are assumed to each be trying to maximize their own utility. An investor will choose the portfolio on the efficient frontier, which cuts the highest indifference curve on this graph. तो ये सिर्फ एटीट्यूड की बात हो रही थी कि वो अगर रिस्क ज़्यादा लेने चाह रहे हैं तो उसके लिए इनडिफरेंट हो जाएंगे पॉइंट्स कि अगर वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो रिटर्न भी उसको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वो साथ साथ ज़्यादा रिस्क भी फेस कर रहा है, तो ही कैन बिकम इनडिफरेंट. लेकिन जो फ्रंटियर एफिशिएंट फ्रंटियर पॉइंट है वो रिस्क वर्स इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होता है कि वो ऐसे पॉइंट पे मैक्सिमम रिटर्न ले लेते हैं फॉर ए गिवन स्पेसिफिक रिस्क, एंड दिस विल मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. क्योंकि एफिशिएंट फ्रंटियर और जब को इंडिफरेंस कर्व का जो पॉइंट कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ, दिस इज ऑप्टिमल पोर्टफोलियो विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व. क्योंकि यहाँ पे वो रिस्क एक स्पेसिफिक रिस्क ले रहा है लेकिन उसका जो रिटर्न है दैट इज मैक्सिमम, तो दिस विल मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. नाउ वी विल डिस्कस रिस्की एंड रिस्क फ्री एसेट्स. यहाँ पे उसके कुछ चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन इसको डिटेल जब हम उस वक्त देखेंगे जब हम कैपम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहे होंगे. If an investor buys a portfolio of shares, then these are all risky assets. As we have seen by the judicial use of the qualities of diversification, a number of efficient portfolios of shares have been identified along the efficient frontier. क्योंकि efficient frontier जो हमने डिस्कस किया था वो अम्ब्रेला फॉर्म में आता है और उसमें रिस्क एलिमेंट्स हर पॉइंट पे होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा होता है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. However, an investor may also consider risk-free securities. These are generally short-dated government stocks, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली गवर्नमेंट स्टॉक्स जो होते हैं डेट आर रिस्क-फ्री. In theory, they have no risk, but due to risk and return trade-offs, will also have a lower return than risky share investment, जो कि normal phenomena है of investment. An individual investor may decide on one of the following courses of action. क्या वो decide करेगा? To invest, number one, to invest only risky shares, to withdraw some of his investment in shares and invest in risk-free securities to maintain his balance, to maintain an equilibrium position of risk. And number third, to increase his investment in shares by borrowing at a risk-free rate. इसमें तीसरे ऑप्शन में वो बोरो करके अपने इन्वेस्टमेंट करेगा. The efficient frontier now changes to show the investor choice of efficient portfolios that are a mix of risky shares and risk-free securities. This new efficient frontier is known as the capital market line. क्योंकि वहाँ यहाँ पे वो एक ऐसे इक्विलिब्रियम में या ऐसे पॉइंट पे मौजूद है जो कि उसकी जो रिटर्न्स हैं उनको भी सेफ रख रहा है और उसको रिस्क भी एक स्पेसिफिक लेवल पे दे रहा है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका रिस्क फ्री एसेट है जो कि आपको रिटर्न दे रहा है एट दिस लेवल, लेकिन साथ साथ वो जो शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किए तो वो इस लाइन में
शो हो रहे हैं, और ये वाला वो पॉइंट है जो कि एफिशिएंट फ्रंटियर के मुताबिक मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क। तो वो दोनों मिक्स करेगा अपने फंड्स को और रिस्की और रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट करेगा। और जो नई हमें बस लाइन आ रही है डेट इज कैपिटल मार्केट लाइन, जो कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में भी हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे जो रिटर्न निकालते हैं उसमें हम दोनों एलिमेंट्स को लेते हैं कि मार्केट के रिटर्न को भी और रिस्क फ्री रिटर्न को देखते हुए रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लेके जाता है हमें। द मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियोज लाई अलोंग द लाइन RF-M, यानी अगर पिछले ग्राफ में देखा था जो रिस्क फ्री एसेट था, जो उस पर रिटर्न था, और जो मार्केट के लाइन पे का जो डिफरेंस था, दिस पोर्टफोलियो मैक्सिमाइज रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। Assuming that all shareholders are rational and risk averse and have access to the same information, they will all choose portfolios from along the capital market line in order to maximize the return for a given level of risk. Since M is therefore the only efficient risky portfolio of shares, it must be the market portfolio. यानी पूरी मार्केट को देखते हुए अगर आप पोर्टफोलियो यानी उसका रिस्क कैलकुलेट करें, दैट इज इक्विवेलेंट टू मार्केट रिस्क। इट मस्ट बी द मार्केट पोर्टफोलियो दैट इज इक्विवेलेंट टू ओइंग शेयर्स इन ऑल कंपनीज ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि नॉर्मली जो रिस्क होता है ऑफ मार्केट दैट इज इक्वल टू 1। द इक्वेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट लाइन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड mathematically to a form which will give rise to the equation of the capital asset pricing model CAPM, जो कि हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें आपके पास क्या गिवन है, आपके पास मार्केट रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय RM। दिस इज योर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, डेट इज इक्वल टू 12%। और जो रिस्क है मार्केट का, डेट इज गिवन बाय सिग्मा M एंड विच इज इक्वल टू 4%। और रिस्क फ्री रेट है आपका 8%, जिस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय RF। अभी इसमें क्या सिनेरियो है, एन इन्वेस्टर बोरोज 50% ऑफ हिज फंड्स एट अ रिस्क फ्री रेट, यानी इन्वेस्टर ने अपने 50% फंड्स को बोरो किया हुआ है। यानी अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो 50 रुपए उसने बोरो किए हुए हैं और 50 रुपए उसके अपने हैं at a risk free rate and invest this plus his original funds, यानी 50 रुपए जो बोरो किए हैं प्लस 50 रुपए जो उसके अपने हैं, उसने कहाँ इन्वेस्ट करती है, मार्केट पोर्टफोलियो में, यानी मार्केट पोर्टफोलियो में उसने इन्वेस्ट करती है। तो अभी आपके पास मार्केट रेट ऑफ रिटर्न गिवन है कि मार्केट में उसने 12% अर्न करना है ऑन हिज ओरिजिनल फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। तो उसने अपने 100% जो इन्वेस्टमेंट है 50 उसके पास अपनी थी, 50% और 50% उसने बोरो लोन लिया है, तो वो सारी का इन्वेस्ट करती है 12% में। तो उसने कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क जो हम उसका पोर्टफोलियो को निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय RP, रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 12% इज योर मार्केट रिटर्न, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसका प्रोपोर्शन कितने 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5, यानी उसके अपने फंड्स पे जो रिटर्न मिलेगा वो सारा उसके रिटर्न में जाएगा, माइनस उसमें कर रहे हैं हम उस जो बोरोड फंड्स हैं, यानी 8% पे उसने बोरो किए फंड्स और वो रीपे करेगा, वापस करेगा, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इस तरह उसका जो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकला है दैट इज 14%, क्योंकि मार्केट पोर्टफोलियो में उसने इन्वेस्ट किया है बाय टेकिंग फंड्स फ्रॉम ए रिस्क फ्री एसेट्स, यानी उसने जो बोरो किए हैं उस पर जो रिटर्न पे कर रहा है दैट इज रिस्क फ्री और वो कम है 8% एज कम्पेयर टू मार्केट रिटर्न दैट इज 12%। तो उसका रिटर्न इस वजह से इंक्रीज हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू 14%। और जो रिस्क फेस कर रहा है, क्योंकि हाफ फंड्स तो उसके बोरो किए हुए हैं, तो हाफ फंड्स जो कि मार्केट रिस्क है दैट इज 4%, उसमें उसने इन्वेस्ट किया है, तो 1/2 × 4, तो वो कितना इससे अर्न कर रहा है
जो रिस्क उसने ऑब्टेन किया हुआ है फ्रॉम द बाय इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, दैट इज सिग्मा पी एंड दैट कम्स अराउंड टू 6%। तो ये रिस्क फ्री एसेट्स और जो मार्केट में उसे इन्वेस्ट किया है उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखी। अभी हम जब कैपम जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा उसमें हम कैपम में इसकी डिटेल कैलकुलेशन देखेंगे कि रिस्क फ्री एसेट्स और मार्केट जो एसेट्स हैं उसके में इक्विलिब्रियम किस तरह मेंटेन रखना होगा और किस तरह रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होगा। अभी हम फोकस कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या चीज़ें लर्न की हैं। यू शुड नाउ एबल टू understand the benefit of portfolio diversification, carry out calculations of the return and risk of two asset portfolio, understand the concept of utility and be able to explain portfolio selection when both risky and risk-free assets are available. Understand the relevance and limitations of portfolio theory for financial management. तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो के थ्योरी के टॉपिक को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपम को स्टार्ट करेंगे जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तो थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।